रेयांश, एक जगह बैठ नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से। तूने तो मेरे नए कुर्ते का सत्यानाश कर डाला। विवेक बाबू अपने छोटे भाई पर चिल्लाए, जो अपनी बैसाखी के सहारे चलकर पानी पीने आया था। हाथ से ग्लास छूट गया और पानी के कुछ छींटे उनके नए कुर्ते पर पड़ गए। फिर उन्होंने रेयांश की पत्नी को आवाज दी, वेदना, वेदना, क्या करती रहती हो दिन भर? अपाहिज पति नहीं संभलता तो? झुंझलाते हुए वे अपने कमरे में चले गए। रेयांश का मासूम चेहरा देखकर वेदना का हृदय रो उठा। रेयांश को लेकर कमरे में आ गई और सिसकने लगी। 4 साल पहले जब वह रेयांश की पत्नी बनकर इस घर में आई थी तो सभी रिंकू रिंकू करके उसके आगे पीछे घूमते थे। तब रेयांश एक फौजी था। महीने 2 महीने तो वहाँ घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब आता था तो माँ बाबूजी के साथ साथ भैया भाभी के लिए भी ढेर सारे उपहार लाता था। और मोना जो उसकी भतीजी थी, उसकी तो फरमाइशों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। रेयांश उसकी हर इच्छा खुशी खुशी पूरी करता था। वेदना बहुत खुश थी कि इतना प्यार करने वाला परिवार उसे मिला है। एक बार रेहान जब छुट्टियां बिताने घर आया था तो देश में हमला होने के अंदेशा के कारण उसे 2 दिन बाद ही ड्यूटी पर बुला लिया गया। भारी मन से सबने उसे विदा किया। उसकी जहां ड्यूटी थी वहां भीषण गोलीबारी हो रही थी। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, कईयों को मार गिराया, लेकिन न जाने कहां से दुश्मन की एक गोली उसके दाहिने पैर पर आकर घुस गई। वह बहादुर सिपाही था। अपने घायल पैर की परवाह न करते हुए वह दुश्मनों के सामने डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो देर हो चुकी थी। गोली का जहर उसके पैर में फैल चुका था और अंततः उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा। फौज से वो घर वापस आ गया। उसकी बहादुरी और देश सेवा के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब सभी बहुत खुश थे। कुछ महीने बीतते बीतते रेहांश की भाभी का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। गाहे बेगाहे वह रेहांश पर तो अपने तीखे शब्दों के विषबाण छोड़ती ही थी। अब वह वेदना के भी हर काम में नुस्ख निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। घर में पुत्र का अपमान वृद्ध पिता से सहन नहीं हुआ और एक दिन रात में ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। ससुर का लिहाज अब नहीं रहा। सास ने कभी जबान खोली ही नहीं। इसलिए रेहांश की भाभी बेलगाम होती चली गई। अद्यपि रेहांश को सरकार की तरफ से हर महीना खर्चा मिलता था। फिर भी न जाने क्यों उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ ऐसा होता जैसे कि वह कोई एहसान कर रही हो। कभी कभी तो भतीजी मोना भी अपने दोस्तों के सामने अपने चाचा की हंसी उड़ाने में बाज नहीं आती थी। और आज तो बड़े भाई ने भी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो कोई दुश्मन को भी नहीं कहता। वेदना रोते रोते यही सोच रही थी कि रोज रोज एक फौजी को अपाहिज कहा जाता है, उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। भाभी और मोना तो सारी सीमाएं लांघ ही चुके थे। आज भैया ने भी। अब तो वह यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बैग में दोनों के कपड़े रखने लगी। रेयांश को कुछ समझ नहीं आया। पूछा तो उसने पूरे विश्वास से कहा, हम आज और अभी से इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं किसी को भी अपने आत्मसम्मान और तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन जाएंगे कहाँ? और माँ का क्या? कैसे रहेंगी हमारे बिना? रेयांश ने चिंतित होते हुए पूछा तो वेदना बोली, इतने बड़े शहर में 2 प्राणियों के लिए एक छत तो मिल ही जाएगी और माँ जी जैसे पहले रह रही थी अभी रह लेंगी। पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर रेहांश का भी सोया स्वाभिमान जाग उठा। दोनों जब माँ से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भीगे नैनों से उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों सीधे नयन के घर गए, जो पेशे से डॉक्टर था और रेयांश का मित्र भी। नयन की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसका अपना नर्सिंग होम भी था। वेदना उसी के नर्सिंग होम में अपनी सेवा देने लगी। कुछ दिनों बाद ही दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। रेयांश के पास ज्ञान का भंडार था। उसने उन बच्चों को घर में कोचिंग देना शुरू कर दिया जो देश की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी तैयारी करने में असमर्थ है। बस रेहांश ने उन्हें तैयार करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके जज्बे को देखकर आर्मी के एक इंस्टीट्यूट ने उसे नियुक्त कर लिया।
नौकरी से जो भी समय मिलता उसमें वहाँ गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाता। वेदना दिन में काम तलाशती, शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में नर्सिंग होम के मरीजों की सेवा करती। 3 महीनों के पृथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अब वह सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और शनिवार रविवार को मरीजों की सेवा करती। अब जब उसके जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर चलने लगी तो उन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा। ईश्वर की कृपा हुई और एक बच्ची उसकी गोद में खेलने लगी। शुरू शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने में उसे परेशानी हुई, लेकिन एक दूसरे का हाथ बांटने से सब आसान हो गया। रेयांश अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में इतना डूब गया था कि पिछली सभी घटनाएं उसके जहन से मिट गई। उसकी बेटी कोमल का पहला जन्मदिन था। वेदना ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वह उसी की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर उसकी जेठानी और मोना को देखकर वह ठिठक गई। शिष्टाचारवश उसने दोनों को अंदर बुलाया। तब मोना उसका पैर पकड़कर रोने लगी। बोली, चाची मुझे माफ कर दीजिए, मैंने चाचा को बहुत अपमानित किया, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं की वजह से? क्या मतलब? वेदना ने आश्चर्य से पूछा। तो जेठानी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ वेदना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मोना पढ़ाई में पिछड़ रही थी, तब तुम्हारे भैया ने रेयांश से मोना को पढ़ाने को कहा। रेयांश ने मोना को पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वेदना को खुशी हुई कि रेयांश ने अपने स्वाभिमान के साथ अपने संस्कार का भी निर्वाह किया, जो उसके व्यक्तित्व पर सोने पे सुहागा था। रेयांश भी अपनी माँ को लेकर आ गया। फिर से पूरा परिवार एक साथ। शाम की पार्टी समाप्त होने के बाद रेयांश की माँ और भाभी ने उन दोनों से घर वापस चलने को कहा। वेदना जानती थी कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो वो फिर कभी नहीं भरते, और फिर थोड़ी दूरी रहे तो रिश्ते में प्यार भी बरकरार रहता है। उसके मनोभाव को रेयांश भाप गया। बोला, माँ ऐसे ही ठीक है, तुम्हारे पास रहा तो मैं फिर से बेकार हो जाऊंगा, कहकर वह हंसने लगा, जिसमें छिपे दर्द को सभी ने महसूस किया। माँ भी बेटे बहू की मनोदशा समझ रही थी। वो भी नहीं चाहती उसके बेटे को फिर से अपमानित होना पड़े, इसीलिए माँ ने भी ज्यादा जिद नहीं की। जब उसका मन करता वो खुद बेटे के पास रहने आ जाती। अब दोनों भाइयों के रिश्ते ठीक हो गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह अपाहिज फौजी की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।